नमस्कार, चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। हमारे इस खास वीकेंड शो में मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं। आज बात करेंगे अगले हफ्ते होने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों की। पहले चरण का मतदान अगले गुरुवार यानी 23 अप्रैल को है। कोरबो, लोरबो, जीतबो 2026 की पूरी बंग जंग इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। बंगाल के चुनावी चक्रव्यूह में चाहे वो ममता बनर्जी का इलेक्शन कैंपेन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शिविर, दोनों तरफ इन तीन शब्दों को जीत का कोड वर्ड बना दिया गया है। और इस 3 वर्ड के पीछे छिपा है एक पूरा चुनावी ब्लूप्रिंट, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़ रहे, रणनीतियां भिड़ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का बरसों पुराना भरोसा, उनकी वेलफेयर पॉलिटिक्स, उनकी महिला ब्रिगेड, उनका सफल बंगाल मॉडल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का फुल फोर्स वाला कैंपेन, हिंदुत्व का नैरेटिव और परिवर्तन का वादा, और ममता सरकार की नाकामियां हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस बार का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी पाने का जरिया नहीं, बल्कि सियासी वजूद की जंग बनी हुई है। কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের, আমরা পাণ্ডব আর বিজেপি কৌরব। साल फर्ज का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। कोरबो, लड़बो, जीतबो, ये 3 शब्द बंगाल के चुनावी संग्राम में रणभेरी की तरह गूंज रही हैं। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का ये जिंगल बंगाल के हौसले, लगन और जीतने की भूख को आवाज देता है। आज वही हौसला, वही लड़ाई, वही जीत का जज्बा बंगाल विधानसभा चुनाव के मैदान में गूंज रहा है। कोरबो यानी हम करेंगे, विकास करेंगे, बदलाव लाएंगे। लड़बो मतलब लड़ेंगे हर चुनौती से एक एक विधानसभा सीट के लिए। और जीतबो यानी जीतेंगे चुनाव को, जनता के दिल को। एक ऐसे चुनावी रण को जहां हर चाल शतरंज की तरह बिछाई गई है, जहां हर वार सीधा सत्ता के सिंहासन के लिए हो रहा है। बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है। और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। बंगाल के रण में एक तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसने चौथी बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। সবাইকে করেছো বরবাদ, তাই আগামী দিন তোমাদের করতে হবে বাদ। এটা মনে রাখবেন, বিজেপি হটাও আর দেশ বাঁচাও। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस बार ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में सिर्फ लड़ना नहीं है, लेकिन हर हाल में जीतना भी है। और में बंगाल में भी ये महाजंगल राज खत्म होगा। मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार होगा।
2026 का बंग जंग सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है राजनीतिक वर्चस्व की, ये लड़ाई है सियासी विचारधारा की जय और पराजय की। ये लड़ाई है राइटर्स बिल्डिंग के सत्ता की, जिसके लिए बंगाल में हर चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है। 19টা রাজ্য আর ভারত সরকার সব মিলে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। আমি একা লড়ে যাচ্ছি মানুষকে নিয়ে, কারণ আমি মনে করি আমি একা নই, মানুষ 100, আমি 101। कहीं ईडी जैसी एजेंसियों की एंट्री तो सीएपीएफ के जवानों की चप्पे चप्पे पर तैनाती, कहीं कथित स्टिंग ऑपरेशन का शोर है तो कहीं मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी के दावे पर आरोप प्रत्यारोप का जोर है, कहीं मजहब का कार्ड खेला जा रहा है तो कहीं साइलेंट वोटर के नाम से मशहूर महिला वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है, कहीं विकास के वादे हैं तो कहीं डर दिखाकर भरोसा बढ़ाने की चुनौती। टीएमसी ने 15 साल में सिर्फ नरेंद्र मोदी को मजबूत किया, बंगाल में सिर्फ नरेंद्र मोदी को मजबूत किया ताकि आपको आके डराए थे अगर मेरे को वोट नहीं दोगे तो मोदी आ जाएगा। अरे तुमने मोदी को लाया बंगाल में, हम नहीं लाए। क्योंकि ये है बंगाल का ऐसा सियासी खेला जहां हर दिन नया ट्विस्ट है, हर बयान एक नया बवाल, हर रैली एक नई जंग का ऐलान। इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। तो क्या कोरबो लड़बो जीतबो की जंग बंगाल में फिर से ममता बनर्जी को सत्ता दिलाएगी या इस बार बदल जाएगा बंगाल का चुनावी इतिहास? क्या ममता बंगाल में फिर एक बार अपना नाम कर लेंगी या बीजेपी पहली बार सत्ता में अपना नाम लिख देगी? बंगाल कभी हार नहीं मानता, फिर चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर चुनाव का। हर पार्टी कहती है कोरबो, हर कैंप कहता है लोड़बो और हर खेमा सोचता है और सपना दिखता है जीतबो का। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो चौथी बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हर दांव आजमा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बंगाल विजय के अपने सबसे बड़े चुनावी मिशन पर है। इस कोरबो लड़बो जीतबो के चुनावी खेला में साम दाम दंड भेद सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। पहले साम यानी समझौते, यानी कि सियासी समझौतों को अपनाया गया, अब दाम पर दांव लगाया गया। लोक लुभावन वादों और योजनाओं की बौछार है। दाम के बाद दंड भी है, यानी जांच एजेंसियों का एक्शन जमकर चल रहा है। और भेद की तो पूछिए मत, हिंदू मुसलमान, उर्दू बांग्ला और पुरुष महिला वोटों का भेद चुनावी जीत का समीकरण तय कर रहे हैं। ছাব্বিশে আমরা 226টার বেশি সিট পাবো, এটা জেনে রাখুন। ওই দিল্লির ফোর্স দিয়ে আর দিল্লি কা লাড্ডু দিয়ে বাংলাকে দখল করা যাবে না। बंगाल के चुनावी संग्राम में इन दिनों 4M यानी 4M की खूब चर्चा है। पहला M है मुस्लिम वोट, दूसरा M है महिला वोट, तीसरा M खुद ममता बनर्जी हैं और चौथा M मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दावा ये किया जा रहा है कि पहले दोनों M यानी मुसलमान और महिला वोट का झुकाव जिसकी तरफ जितना अधिक होगा, बंगाल चुनाव में उसी का पलड़ा भारी होगा।
महिला और मुसलमान दोनों वोट बैंक को दोनों हाथों से बटोरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी कितनी शिद्दत से लगी है, सबसे पहले उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। हृदय माझे काबा नयने मदीना, यानी हृदय में काबा नयन में मदीना। टीएमसी की महिला सांसद सायोनी घोष की आवाज में गूंजता ये गीत बंगाल के चुनावी रण में एक नया रंग भर रहा है। बंगाल की सियासत में इस बार सिर्फ मुद्दों की नहीं, भावनाओं की भी लड़ाई है और इस लड़ाई में टीएमसी ने अपना सबसे असरदार दांव चला है महिला वोट बैंक। और इस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए कभी पर्दे पर अभिनय करने वाली सायोनी घोष अब चुनावी राजनीति में पूरी ताकत से उतरी हुई हैं। कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है सभी यहाँ, किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ममता बनर्जी की दीदी की छवि के साथ सायोनी घोष जैसे युवा और आक्रामक महिला चेहरों को आगे कर टीएमसी बंगाल की जनता को ये संदेश देने में लगी है कि बंगाल की सत्ता महिलाओं के हाथ में ही सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी को हार का स्वाद चखाने में लगी बीजेपी बंगाल के घर घर तक पैंठ बनाना चाहती है और बांग्ला घरों में एंट्री का एकमात्र रास्ता महिला वोटर को माना जाता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय महाकाली बोलकर बंगाल की महिलाओं में पैंठ बढ़ा रहे हैं। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है। दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। लेकिन आधी आबादी के वोट बैंक को लेकर ममता भी कम मुस्तैद नहीं है। एक तरफ इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी महिला सांसदों को चुनाव प्रचार में उतार रखा है, तो दूसरी तरफ वो खुद रैलियों में एक साथ सभी देवियों का नाम लेती रहती हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। महिला वोट को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है। देश में 4 जून 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को महिलाओं ने दिल खोलकर वोट किए हैं। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक एनडीए को जिताने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। इन राज्यों में महिलाओं ने मोदी के नाम पर ईवीएम को वोट से भर दिया, लेकिन महिला वोटों के पैमाने पर पश्चिम बंगाल बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल में जब वोट होता है और महिला वोटों की बात करें तो नरेंद्र मोदी से काफी आगे चलती है ममता बनर्जी।
2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। 37% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इसी तरह ममता यहां मोदी से 13% आगे है। ये ट्रेंड सिर्फ एक चुनाव का नहीं है। बंगाल के पिछले 3 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की करीब आधी महिलाओं का वोट मिलता रहा है। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 49% महिला वोट मिले थे। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 47% महिला वोट मिले थे और 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिला वोट मिले थे। महिला वोट के मामले में बीजेपी अभी ममता से बहुत पीछे है, लेकिन बंगाल में कमल की बढ़त कमाल की है। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 4% महिला वोट मिले थे। 2016 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले, लेकिन 2021 में बंगाल के चुनाव हुए तो बीजेपी का महिला वोट बढ़कर सीधे 37% तक पहुंच गया। मोदी चाहते हैं कि बीजेपी का महिला वोट शेयर टीएमसी के महिला वोट शेयर से कोसों आगे निकल जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बेटी के साथ अन्याय किया गया, मर्डर किया गया, तो बंगाल का हर परिवार, हर युवा सड़क पर आ गया था। यहां तक कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल भी बेटियों के खिलाफ हुई निर्ममता के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। यानी बेटियों का सम्मान और जान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर निर्मम सरकार को सबक सिखाना है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने महिला वोट बैंक को बहुत सावधानी से संभाल कर रखा है। मोदी की तरह ही बंगाल में ममता बनर्जी की अपनी बेनिफिशियरी स्कीम महिलाओं के लिए है, जो बंगाल में काफी लोकप्रिय भी है। आधी आबादी के वोट बैंक पर अपनी पैठ बरकरार रखने वाली ममता बनर्जी हमेशा सफेद साड़ी और साधारण से हवाई चप्पल में दिखती है और यही ममता बनर्जी ने अपनी स्पेशल महिला लीडर ब्रिगेड जो है बना रखी है। ममता के आसपास 10 लेडी कमांडर हैं जो पार्टी और सरकार चलाने में बड़ा रोल निभाती आ रही हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी प्रवक्ता और महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शशि पांजा ममता सरकार में मंत्री रही हैं और कन्याश्री योजना की सूत्रधार मानी जाती हैं। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार टीएमसी सांसद हैं और ममता ने उन्हें लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया है। डोला सिंह टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। बीरबहा हंसदा संथाली फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं, वो बिनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी हैं। कृष्णा चक्रवर्ती ममता की 40 साल से भी अधिक पुरानी साथी रही हैं, वो तकरीबन हर रैली में ममता के बगल में बैठी मिलती हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद हैं और लोकसभा में टीएमसी का पक्ष मजबूती से रखती हैं। सागरिका घोष और मेनका गुरुस्वामी दोनों टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं। सायोनी घोष संसद से लेकर बंगाल की सड़कों तक टीएमसी के पक्ष में आवाज बुलंद करती है। ममता बनर्जी बखूबी वाकिफ हैं कि चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, इमोशन, पहचान और प्रभाव पर लड़ा जाता है। और इस बार ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे चेहरों को अपना उम्मीदवार बना रखा है जो ग्लैमर और जन समर्थन का नया समीकरण भी बना रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम अरुंधति मैत्रा का है। सोनारपुर दक्षिण की सीट से 2021 में जीत का परचम लहराने वाली अरुंधति इस बार फिर टीएमसी से मैदान में है। टीवी स्क्रीन से लेकर राजनीतिक मंच तक अरुंधति मैत्रा बंगाल के तुलसी के नाम से मशहूर हैं। इस बार उनका मुकाबला आसान नहीं लग रहा क्योंकि उनके सामने बीजेपी की तरफ से महाभारत की द्रौपदी रूपा गांगुली चुनाव लड़ रही हैं।
बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बारानगर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 2021 में वो थोड़े अंतर से चुनाव हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में जीत मिली थी और इस बार फिर बारानगर से ताल ठोक रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी लगातार चौथी जीत के दावे कर रही है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर बंगाल की हवा बदलने में लगे हुए हैं। सिलीगुड़ी में प्रचार करने पहुंचे मोदी कैमरा पर्सन बन गए। सिलीगुड़ी के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में कैमरा थाम लिया और भीड़ का वीडियो बनाने लगे। ऐसे ही वीडियो के सहारे मोदी बीजेपी का माहौल बनाते हैं और यही काम वो बंगाल में हर चुनावी दौरे पर करते रहते हैं। 2026 के चुनाव में बंगाल के करीब 30% मुस्लिम वोट कोरबो लोरबो जीतबो का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इस जीतबो की जंग में अब सबसे बड़ा सवाल है कि किसके साथ कौन और कब तक बंगाल में नई बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर, जिन्होंने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया था, फिर TMC की तरफ से हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन वाला बम फोड़ा गया। बीजेपी कैंप में भी जिसकी धमक सुनाई दी। कथित स्टिंग के सामने आने के बाद हुमायूं ओवैसी का गठबंधन टूट गया। अब ओवैसी अकेले मैदान में है और ममता से मुस्लिम वोट छीन लेने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के बीच ममता के ट्रैक रिकॉर्ड को खराब कर देना किसी अकेले के बस की बात नहीं। वो नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत के पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाए। मैं आया हूं ताकि रघुनाथगंज से आपके दरमियान हमारी बेटी और भाई नेता बने। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? फिर कैसा इतना बीजेपी जीतता है बंगाल से? तो मालूम हुआ कि ममता बनर्जी खुद चाहती है कि बीजेपी यहां पर मजबूत हो जाए। बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ने के बाद AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। वो बंगाल चुनाव में अब अकेले डटे हुए हैं। ममता से लेकर मोदी तक सब पर निशाना साध रहे हैं। पहले ओवैसी बंगाल पहुंचकर हुमायूं कबीर के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन का फैसला सुना रहे थे। बंगाल में मुसलमानों को अपनी खुद की लीडरशिप खड़ा करने का सपना दिखाया था। बंगाल को पहला मुसलमान मुख्यमंत्री देने का दावा किया था, लेकिन तब से अब तक बंगाल के हुगली में बहुत पानी बह चुका है। TMC की तरफ से हुमायूं कबीर का एक कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी करने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से किनारा कर लिया है। एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मंजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और TMC, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का MP नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी RSS को हराना है। ममता बनर्जी और TMC, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के टारगेट पर ममता बनर्जी से लेकर TMC और कांग्रेस से लेकर हुमायूं कबीर तक सभी लोग रहे। बंगाल के मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी कई जुबानी तीर एक साथ छोड़ते दिख रहे हैं।
हुमायूं कबीर को लेकर ओवैसी का कहना है, हम बंगाल के मुसलमानों का सौदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ओवैसी कहते हैं, ममता बनर्जी को मुसलमानों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ वोट से मतलब है। ओवैसी ने ममता पर वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बंगाल की जनसभाओं में ओवैसी नेहरू का नाम लेकर इतिहास के पन्ने भी खोल रहे हैं। उन्होंने पंडित नेहरू के समय बंगाल में मुसलमानों को नोटिस दिए जाने का जिक्र किया, तो गुजरात दंगों के दौरान ममता की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंच से ओवैसी ये भी दावा करते सुने जा रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है तो उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी खुद को एक्स फैक्टर की तरफ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपना वोट बैंक जुटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर रैली में सत्ताधारी टीएमसी पर जितना हमलावर दिखते हैं, उतना ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हैं। ओवैसी बंगाल के मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ओवैसी बंगाल में मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर पाएंगे, या फिर उन पर जो वोट कटवा के आरोप लगते हैं वो बंगाल में भी लगेंगे। मोदी ये कहता है कि अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमको घुसपैठिया कहला दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये बोलती है कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो फिर आप तमाम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। याद रखो, ममता बनर्जी और मोदी, तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी हो, मगर संविधान सबसे बड़ा हो, कोई हमको इस देश से निकाल नहीं सकता। तो वहीं ओवैसी को अब भी बड़ा भाई कहने वाले हुमायूं कबीर का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले उसे भी सुन लीजिए। सीबीआई है, एनआईए है, कोई ईडी है, सारा वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी को पास सीआईडी है, जो बड़ाई करके वो मुखफुर आलम को अरेस्ट करके वो एयरपोर्ट से बोला कि मैं सीआईडी गिरफ्तार किया, तो उनको सारे सिस्टम उनको हाथ में है। मैं चैलेंज कर रहा है, मेरा ऊपर जो इंजाम लगा रहा है वो इंजाम को जांच होना चाहिए और सच्चा क्या है ये देखना चाहिए। मैं फेस करने के लिए तैयार है। चाहे शतरंज हो या सियासत, हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। एक गलत चाल पूरा खेला पलट देती है। हुमायूं कबीर का खेला टीएमसी ने पलट दिया एक कथित स्टिंग ऑपरेशन करके, और ओवैसी को हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करना पड़ा। कहां तो करार था 7/7 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ने का, 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन चुनाव से पहले ही ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से दूरी बना ली। बंगाल में ओवैसी का चुनावी गणित बड़ा साफ है। बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा असर है। हुमायूं कबीर ने अपनी पहचान बाबरी वाले की बना रखी है। ऐसे में ओवैसी साहब को उम्मीद थी कि इस नाम में ही वोट है और गठबंधन कर टीएमसी का किला हिलाया जा सकता है, लेकिन टीएमसी ने कथित स्टिंग बम फोड़ दिया और उनके गठबंधन का पुलिया टूट गया। साहब भी साथ में आने वाले थे, लेकिन गठबंधन टूटा, कहीं ना कहीं आपको दुख भी होगा। को पूछिए, मैं तो 2-1 दिन वेट कर लीजिए, इनका पीछे क्या सजेस्ट है मैं सारे आपको ओपन करूंगा। उम्मीद है कि वापस से गठबंधन हो सकता है, बातचीत करेंगे। बड़ा भाई आप बोल रहे थे उनको, छोटा भाई वो आपको अभी भी बोल रहे हैं। जो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं जिंदगी में जितना दिन जीऊंगी इतना दिन बड़ा भाई मानूंगा। अब सवाल है कि टीएमसी की तरफ से जारी उस कथित स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा क्या है जो ओवैसी ने खुद को हुमायूं से दूर कर लिया। टीएमसी की तरफ से जारी कथित स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर जैसे हुइया वाला ये शख्स ये कहते सुनाई दे रहा है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना आसान है। मस्जिद का नाम अगर बाबरी नहीं रखते तो मुसलमानों में एकता नहीं होती। मुझे बाबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुसलमान को एक साथ रखने के लिए बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम रखा। मुझे शुभेंदु ने ऑफर दिया है, उनकी सरकार में मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस कथित स्टिंग के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। मौका था बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने का। तब अमित शाह से भी इस कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सवाल किए गए। जवाब में शाह ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। भाई आप
ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। टीएमसी की तरफ से जारी कथित स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर की तरह दिखने वाला शख्स बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते सुनाई दे रहा है। जब इसे लेकर शुभेंदु से सवाल हुआ तो उन्होंने इसे एआई से जोड़ते हुए सिरे से खारिज कर दिया। वो भाई छोड़ दीजिए, वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी एआई देखकर आपका भी कुछ वीडियो बना सकता है। पहले तो साबित कर देना चाहिए सेंट्रल फॉरेंसिक को देकर ये जेन्युइन और फेक। चुनाव का पहले तृणमूल का जो आईपैक है, ममता बनर्जी झूठा है, आईपैक चीटिंगबाज है और पूरा सिस्टम ही भुआ है। ओवैसी और हुमायूं कबीर के राहें अलग अलग होने के बाद बंगाल में मुस्लिम वोट के अब 5 दावेदार चुनावी मैदान में हैं। पहले और सबसे प्रबल दावेदार ममता बनर्जी की टीएमसी है। दूसरा दावेदार फुरफुरा शरीफ की पार्टी आईएसएफ है। तीसरा दावेदार कांग्रेस है। चौथा दावेदार एजेयूपी के हुमायूं कबीर है, लेकिन उनका खेल खराब होता दिख रहा है। अब वही 5वें दावेदार असदुद्दीन ओवैसी अपनी छवि बचाने के लिए हुमायूं से अलग हो गए। बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम वोट है। 2010 के बाद से ही बंगाल में मुस्लिम वोटर टीएमसी का कोर वोट बैंक रहा है। ममता बनर्जी की जीत की हैट्रिक में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। 2006 में ममता को 22% मुसलमानों ने वोट दिया। टीएमसी को 30 सीटों पर जीत मिली। 2011 में ममता को 35% मुस्लिम वोट मिले तो दीदी की पार्टी की सीटें बढ़कर 184 हो गई। 2016 में ममता को 51% मुस्लिम वोट मिले तो टीएमसी की सीटें बढ़कर 211 हो गई। 2021 में ममता को 75% मुस्लिम वोट मिले तो टीएमसी की सीटें बढ़कर 215 हो गई। यानी बंगाल के चुनावी नतीजों का क्लोज व्यू यही दिखता है कि चुनाव दर चुनाव ममता पर बंगाली मुसलमानों का भरोसा बढ़ता गया है। बंगाल में जहां 15% से अधिक मुसलमान हैं, ऐसे 85 मुस्लिम बहुल सीटों में टीएमसी ने 2021 में 75 सीटें जीती थीं, यानी 88% सीटों पर जीत। वहीं ऐसी 101 सीटें जहां 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं, उनमें टीएमसी ने 97 सीटें हासिल की। मतलब 96% सीटों पर टीएमसी जीती। जिन 47 सीटों पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, उन सभी 47 सीटों पर 2021 में टीएमसी जीती। जीत का प्रतिशत 100% रहा। ममता पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ता चला गया। और रही बात हुमायूं कबीर की, तो कहा जाता है कि सियासत में उन्होंने काफी दुनिया देखी है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हुमायूं कबीर ने सबसे पहले कांग्रेस का दामन थामा था और उसके बाद बीजेपी और उसके बाद तृणमूल में आकर शामिल हुए थे। यानी कि तीनों पार्टी के झंडे जो है वो इससे पहले थाम चुके हैं। हुमायूं कबीर के इस कथित स्टिंग ऑपरेशन ने बंगाल के लोगों को 10 साल पहले यानी साल 2016 में हुए नारदा स्टिंग ऑपरेशन की याद दिला दी। यह स्टिंग ऑपरेशन भी ठीक चुनाव से पहले सामने आया था, जिसमें टीएमसी के 12 सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और एक आईपीएस अधिकारी को एक बिजनेसमैन से पैसे लेते हुए खुफिया कैमरे में कैद किया गया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम से मशहूर उस स्टिंग ऑपरेशन की शारदा चिट फंड घोटाले के साथ जोड़कर खूब चर्चा हुई थी, लेकिन इसका चुनाव में असर बहुत ही सीमित रहा था। लेकिन इस बार इस कथित स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद बंगाल के मुसलमानों का क्या कहना है, इसे भी जान लेना बहुत जरूरी है। स्टिंग वीडियोस में ये प्रकाश हुआ कि अमाउंट क्या है, फिगर क्या है। 1000 करोड़ रुपया उन्होंने डिमांड किए हैं और जिसके 300 करोड़ उन्हें एडवांस मिल चुका है। एडवांस के तौर पर उन्हें मिल चुका है, जो वो अपने खुद बयान में कह रहा है। तो इसमें नया बात कोई नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग बहुत सचेत हैं और फुल कॉन्फिडेंस में है कि दीदी के छोड़ के हम लोग अपना वोट कहीं नहीं डालेंगे। और ये हुमायूं कबीर साहब ने जो बाबरी मस्जिद का सौगात उछाला है, इससे मुसलमानों को कुछ सेंटिमेंटल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि उसकी इस विषय पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल उसको देखना चाहिए
हर कोई को देखना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए, वहाँ के लोगों को खास करके मुर्शिदाबाद के लोगों को भी समझना चाहिए। नहीं, वो झूठ बात है, कोई राजनीति के लिए नहीं है। वो पहले था इसलिए बना रहा है, वो हमारा मुसलमान आदमी का था, पहले से ही था इसीलिए बना रहा है, नहीं तो कभी भी नहीं बनाता। सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की महत्वाकांक्षाएं 7वें आसमान पर आ गई हैं। सम्राट चौधरी की आरजेडी और जेडीयू के रास्ते होते हुए बीजेपी में वापसी हुई थी। बीजेपी वो पहुंचे थे और आज बिहार की सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे बने हैं और 2026 के चुनाव में परिवर्तन का सबसे बड़ा दावेदार भी हैं। वहीं बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में तो ये कहानी और भी पुरानी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में आए हैं और असम के मुख्यमंत्री बन गए। हिमंत दूसरी बार सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी भी उसी रास्ते पर हैं जहां उनकी मंजिल बंगाल के सीएम की कुर्सी पर पहुंचे? पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कहीं अपने चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में तमतमा जाते हैं तो कभी किसी बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो के दौरान भीड़ से नारा उठा जय बांग्ला, लेकिन गुस्से में तमतमा गए शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम और भवानीपुर में ममता बनर्जी से टक्कर ले रहे शुभेंदु को इस तरह गुस्से में आपने नहीं देखा होगा। दरअसल शुभेंदु हावड़ा की बाली सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह के लिए वोट मांगने निकले थे। शुभेंदु के काफिले में काफी लोग थे, सड़क पर भीड़ थी, तभी भीड़ से शोर उठा और जिधर से शोर हुआ उधर देखते हुए शुभेंदु अधिकारी अपना आपा खोते चले गए। यहाँ तक कि उनके सुरक्षा कर्मी ने रोकने की कोशिश की, फिर भी शुभेंदु नहीं माने। शुभेंदु के मुताबिक वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और पार्टी का झंडा लहराने से खफा हो गए थे। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि उनके रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराने शुरू कर दिए। इससे वो तिलमिला गए। वो जिन्हें टीएमसी कार्यकर्ता कह रहे थे उनसे भिड़ने के लिए गाड़ी से भी उतरने पर आमादा हो गए। जैसे तैसे उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका। अब टीएमसी कह रही है कि हार के डर से शुभेंदु बौखला गए हैं। नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी की अपनी देखी भाली सीट है, लेकिन भवानीपुर थोड़ी मुश्किल सीट है। हालांकि शुभेंदु हिंदुत्व के वोट से चुनावी जंग जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। ये बीजेपी का माटी है। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर यहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर यहाँ है, काली घाट माता का घर यहाँ है, इतना सारा गुरुद्वारा है, जैन समाज का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। भवानीपुर तो जीतेगा, यहाँ कमल खिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राजनीतिक नर्सरी से ही निकले और बड़े हैं, लेकिन अब विचारधारा से लेकर राजनीतिक सपने तक सब कुछ बदल गया है। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरणों में जिस तरह शुभेंदु अधिकारी झुके थे, वो वीडियो काफी वायरल हुई थी। वो महज एक तस्वीर या वीडियो भर नहीं है, बल्कि ममता के पीछे चलने से बंगाल में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की शुभेंदु की तमन्ना को भी दर्शाता है। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। इस तरीके से घुटने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है। ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। उर्दू लैंग्वेज के लिए मेरा कोई बात नहीं है, लेकिन किसको उसके ऊपर एक बोलना ही होगा। अगर बंगाल में टीएमसी फिर जीती तो ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं। उनमें शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है। अभी तो बंगाल चुनाव में उनकी पहचान यही है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से
भवानीपुर में लोहा ले रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 15,37,000 रुपए है, जबकि शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति 24,57,000 रुपए है। वहीं ममता के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, न कार, न बंगला, न खेती की जमीन, जबकि शुभेंदु अधिकारी के पास 46,21,000 रुपए की अचल संपत्ति है। बंगाल की सियासी जंग में अब सिर्फ रैलियां, नारे और रोड शो ही नहीं है, रणनीति बनाने वाले दिमाग भी टारगेट पर है। चुनावी मैदान के पीछे जो वॉर रूम चलता है, जो डेटा, नैरेटिव और कैंपेन की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अब उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और उसके डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल पर ईडी का एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई और 10 दिन के ईडी रिमांड के बाद बंगाल की सियासत में एक नया तूफान अब खड़ा हो गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले ईडी के एक्शन ने बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया है। कोलकाता से करीब 1550 किलोमीटर दूर दिल्ली में निदेशालय की एक टीम ने आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। यही वजह है कि ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी के हर बड़े नेताओं ने इस गिरफ्तारी को बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। आईपैक कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी खासियत चुनावी रणनीति बनाना है। तृणमूल कांग्रेस का आईपैक से बहुत गहरा और पुराना पेशेवर रिश्ता है। खुद ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस को टीएमसी का ब्रांच ऑफिस कहा था। आईपैक ने साल 2019 से टीएमसी के साथ काम शुरू किया। 2021 विधानसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी की पूरी चुनावी रणनीति संभाली, टीएमसी की जीत हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने टीएमसी को मदद की और ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल के 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भी आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति का काम संभाल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आईपैक जैसी संस्थाएं आज की राजनीति में बेहद अहम हो चुकी हैं। ये सिर्फ पोस्टर और स्लोगन नहीं बनाती, बल्कि डेटा के आधार पर यह तय करती हैं कि चुनाव में कहां कौन सा मुद्दा उठाना है, किस सीट पर क्या रणनीति अपनानी है। एक तरह से आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी इंजन की तरह है। दिल्ली में ईडी के हाथों गिरफ्तार हुए विनेश चंदेल उसी आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर हैं। जिस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर है, विनेश चंदेल ईडी की हिरासत में है। इसका असर टीएमसी के पूरे चुनावी कैंपेनिंग पर पड़ सकता है। बंगाल की जनता ने हर बार अपने फैसले से चुनाव के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस बार भी भद्रलोक की आवाम ही तय करेगी कि कोरबो लोरबो जीतबो के चुनावी खेला में जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा। कोरबो लोरबो जीतबो अब सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी लड़ाई का हथियार बन चुका है। तो आज चक्रव्यूह स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।